तो चलिए फिर डेली की तरह हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। मॉर्निंग का जो क्लास नहीं देखे हैं जा करके देख लीजिए। ओपन कास्ट से रिलेटेड एमसीक्यू वहाँ पे हम मॉर्निंग में डालते हैं। बाकी शाम में हमारा ओपन कास्ट अंडरग्राउंड से मिक्स हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन रहता है। ठीक है। बाकी जिन लोगों ने माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा जहाँ पे आपको माइनिंग की सभी कंप्यूटर एग्जाम की तैयारी कराया जा रहा है। कोर्स अवेलेबल है, आप लोग कोर्स को परचेज करिए और अपने तैयारी की एक्यूरेसी को और भी बढ़ाइए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट इज द प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर बेस्ड ऑन द आइडेंटिफाई हजार्ड एंड रिस्क। तो आइडेंटिफाइड हजार्ड एंड रिस्क के बेस पर कौन सा प्राइमरी डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है? क्या होता है? माइन हजार्ड पॉलिसी और सेफ्टी ऑडिट प्लान, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान हो गया, रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट। आपको पता होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान होता है। ठीक है। आइडेंटिफाई हजार्ड एंड रिस्क के बेस पर क्या बनता है? सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान को प्रिपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान अंडर रेगुलेशन 104(5)। तो रेगुलेशन 104(5) के तहत सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान के निम्नलिखित में से कौन सा कंपोनेंट नहीं है? कौन सा कंपोनेंट नहीं है इसमें? तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी के बारे में दिया हुआ है। ठीक है। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान, प्रिंसिपल हजार्ड मैनेजमेंट प्लान, ठीक है, PHMP ये भी दिया हुआ है। और वे टू मेजर एंड इवैक्यूएशन परफॉर्मेंस ये भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इमरजेंसी रिस्पांस प्लान ये क्या है? कंपोनेंट नहीं है, ये आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान में नहीं दिया हुआ है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है, व्हेन मस्ट द सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बी रिव्यू अकॉर्डिंग टू रेगुलेशन 104(6)। तो सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान की रिव्यू कब की जानी चाहिए? तो वंस एवरी 5 ईयर, पीरियोडिकली, व्हेन सिग्निफिकेंट चेंजेस अक्योर और ओनली आफ्टर एन एक्सीडेंट। और ऑप्शन नंबर डी है, व्हेन रिक्वेस्टेड बाय द एम्प्लॉय। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। पीरियोडिकली करते हैं यानी कि क्या समय से आप करते हैं, या जब सिग्निफिकेंट यानी कि महत्वपूर्ण चेंजेस होता है तब। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होता है राइट आंसर। रेगुलेशन नंबर 104 के 6 में दिया हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड एक्शन इफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज अवेलेबल एट माइंस फॉर लाइटिंग पर्पस। तो यदि माइंस में लाइटिंग के लिए इलेक्ट्रिक एनर्जी अवेलेबल हो तो क्या इंश्योर करेंगे? ऑप्शन है, यूज ओनली बैटरी ऑपरेटेड लैंप। देखिए अगर माइंस में क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारा अवेलेबल है तो क्या इंश्योर करेंगे? यूज ओनली बैटरी ऑपरेटेड लैंप और इंश्योर लाइटिंग अरेंजमेंट बाय इलेक्ट्रिकल मीन्स। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। क्या करेंगे? लाइटिंग अरेंजमेंट जो रहेगा हमारा वो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिकल होना चाहिए। यही हम लोग क्या करेंगे? इंश्योर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल लाइटिंग मस्ट बी प्रोवाइडेड एट एवरी प्लेस वेयर। तो जनरल लाइटिंग कहाँ प्रोवाइड किया जाना चाहिए? अ पर्सन हैव टू वर्क, टब आर रेगुलरली फिल्ड बाई मैनुअली और शॉर्ट फायरिंग ऑपरेशन आर कंडक्टेड। और ऑप्शन नंबर डी है, नो नेचुरल लाइट इज अवेलेबल। देखिए कहाँ करते हैं? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो प्रत्येक ऐसा प्लेस जहाँ पे क्या पर्सन काम कर रहे हैं वहाँ पे जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। और प्रत्येक प्लेस जहाँ पे टब क्या है रेगुलरली भरा जा रहा है मैकेनिकली तरीके से, मैनुअली नहीं होगा। अगर मैकेनिकल तरीके से भरा जा रहा है वहाँ भी जनरल लाइटिंग की व्यवस्था की जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मैनुअली लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये नहीं होगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या होता है? ए हो जाता है इसका राइट आंसर। व्हाट इज पर्पज ऑफ अरेंजिंग लाइटिंग टू प्रिवेंट ग्लेयर और आई स्टेन इन माइंस। तो माइंस में ग्लेयर और आई स्टेन को रोकने के लिए लाइटिंग अरेंजमेंट करने का क्या पर्पज है? ऑप्शन है, टू इंश्योर एनर्जी कंजप्शन, टू कंप्ली विथ एनवायरमेंटल रेगुलेशन, टू इम्प्रूव इंस्पेक्शन एक्यूरेसी। और ऑप्शन नंबर डी है, टू इंश्योर वर्कर सेफ्टी एंड कंफर्ट। देखिए लाइटिंग अरेंजमेंट हम लोग ऐसा करेंगे कि वो क्या हो? सेफ्टी, वर्कर की सेफ्टी हो, कंफर्ट हो, यानी कि क्या ग्लेयर और आई स्टेन पैदा न करे। इस प्रकार हमारा रहेगा लाइटिंग अरेंजमेंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए गैसीसिम ऑफ फर्स्ट डिग्री नॉट वेंटिलेटेड बाय मैकेनिकल वेंटिलेटर। ठीक है। लाइटिंग फिक्सर्स मस्ट। देखिए फर्स्ट डिग्री गैसी माइंस है जो कि मैकेनिकल वेंटिलेटर द्वारा वेंटिलेट नहीं किया जाता है, तो उसमें लाइटिंग जो फिक्सर्स रहेगा वो कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है, बैटरी ऑपरेटेड
और कंप्लीट विथ सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, यानी कि सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 के अनुसार वो होना चाहिए क्या, लाइटिंग फिक्सर्स हमारा, उसी का पालन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज मैक्सिमम बेड वर्ल्ड टेम्परेचर अलाउड एट एनी वर्किंग प्लेस इन द माइंस। तो माइंस में किसी वर्किंग प्लेस में बेड वर्ल्ड टेम्परेचर, मैक्सिमम बेड वर्ल्ड टेम्परेचर कितना अलाउड है। ऑप्शन नंबर देखिए सी हो जाएगा 33.5 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे अधिक नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर किसी भी वर्किंग प्लेस में 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या होता है, अधिक हो जाता है, तो उस केस में हवा का इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाएगा कि वो क्या होना चाहिए, 1 मीटर पर सेकेंड से इससे कम नहीं होना चाहिए गति। ठीक है, हवा की व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि 1 मीटर पर सेकेंड से हवा बहना चाहिए, ठीक, उस वर्किंग प्लेस में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाता है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट व्हाट वेड वल्व टेम्परेचर मस्ट अरेंजमेंट वी मेड इंश्योर करंट ऑफ एयर मूविंग एट स्पीड ऑफ नॉट लेस देन 1 मीटर पर सेकेंड। देखिए अभी वही वाला क्वेश्चन हो गया, ये जो हम बताए हुए हैं, यानी कि क्या, अगर हमारा 30 कितना होता है, अगर हमारा 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है वेड वल्व टेम्परेचर, तो उस केस में हवा का इस प्रकार से अरेंजमेंट किया जाएगा कि 1 मीटर पर सेकेंड से कम हवा उस वर्किंग प्लेस में कम, उससे कम हवा न बहे। ठीक है, उतना हवा बहना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाता है राइट आंसर। 30.5 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहेगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है एयर सैंपल और टेम्परेचर रीडिंग मस्ट बी टेकन एटलीस्ट वंस एवरी। देखिए हवा का सैंपल और टेम्परेचर की रीडिंग कम से कम कितने दिनों में एक बार लिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाता है बी, सॉरी सी हो जाता है राइट आंसर। 30 दिन में कम से कम एक बार लिया जाता है हवा का सैंपल और टेम्परेचर का रीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अथॉरिटी कैन अप्रूव वेंटिलेशन स्कीम इन वेरिएंस विद द स्पेसिफिक प्रोविजंस। तो कौन सा अथॉरिटी स्पेसिफिक प्रोविजंस के विपरीत वेंटिलेशन स्कीम को मंजूरी दे सकता है। सबको पता होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीफ इंस्पेक्टर। जो हमारे स्पेसिफिक प्रोविजंस है वेंटिलेशन से रिलेटेड, उसके वेरिएंस में वो क्या कर सकता है, वेंटिलेशन स्कीम को मंजूरी दे सकता है। पावर किसका है, चीफ इंस्पेक्टर का। व्हाट शुड बी डन टू ओवरहैंग साइड इफ ड्रेसिंग डाउन इज नॉट प्रैक्टिकेबल। तो क्या करना चाहिए जब ओवरहैंगिंग हमारा साइड है और ड्रेसिंग करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, तो क्या किया जाएगा। इंस्टॉल स्टील प्रॉप और इरेक्ट स्टे प्रॉप एट 1 मीटर इंटरवल, इग्नोर द ओवरहैंग, और ऑप्शन नंबर डी है बाय यूज हाइड्रोलिक सपोर्ट ओनली। देखिए ओवरहैंग साइड हमारा बना हुआ है लेकिन उसको ड्रेसिंग करना प्रैक्टिकेबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है, तो क्या करते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्टे प्रॉप लगाते हैं पर मीटर लंबाई पे। ठीक है, 1 मीटर के इंटरवल पे क्या लगाया जाता है, स्टे प्रॉप लगाया जाता है। व्हाट इज मिनिमम लेंथ ऑफ कॉगिंग मेंबर यूज इन सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम में कॉगिंग मेंबर का मिनिमम लेंथ कितना होता है, आप सभी लोग को पता ही होगा, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। अगर रूप की हाइट, ये EMT में लिखा हुआ है एक जगह कि रूप की हाइट अगर 3 मीटर से क्या हो, अधिक हो, ये क्या है, 3 मीटर से अधिक हो हाइट, तो उस केस में जो कॉगिंग मेंबर है उसका लेंथ 1.5 मीटर होगा। ये आपका EMT में लिखा हुआ है, EMT वॉल्यूम 1 में। बिफोर इरेक्टिंग कॉग इन डिप्लेयरिंग एरिया व्हाट मस्ट बी डन फर्स्ट। तो डिप्लेयरिंग एरिया में कॉग लगाने से पहले क्या किया जाना चाहिए। देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, इरेक्ट प्रॉप एट कॉर्नर, इच कॉर्नर ऑफ द कॉग। तो कॉग के प्रत्येक कॉर्नर पर, हम लोग कॉग लगा रहे हैं, कॉग के प्रत्येक कॉर्नर पर पहले क्या करेंगे, प्रॉप को इरेक्ट करेंगे, लगाएंगे। क्या करेंगे, डिप्लेयरिंग एरिया में कॉग लगाने से पहले कॉग के प्रत्येक कॉर्नर पर प्रॉप खड़ा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार से आपका रेगुलेशन में लिखा हुआ है, तो एकदम रट लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंक्लाइंड सीम हाउ शुड प्रॉप एंड कॉग बी सेट। तो इंक्लाइन सीम में प्रॉप और कॉग को कैसे सेट किया जाना चाहिए, क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, टू इंश्योर मैक्सिमम सपोर्ट अगेंस्ट इंक्लाइनेशन। तो इस प्रकार से सपोर्ट लगाया जाएगा
कि इंक्लाइनेशन के अगेंस्ट मैक्सिमम सपोर्ट मिले। ठीक है, और अब इंक्लाइन सीम है तो डिस्प्लेसमेंट के केस में रिइंफोर्स किया जाए, ये भी व्यवस्था रहेगा। इन कैलकुलेटिंग ओवर टाइम फ्रैक्शन ऑफ 30 मिनट और मोर इज काउंट एज हाउ मेनी हावर्स। देखिए ओवर टाइम के केस में 30 मिनट या उससे अधिक क्या जो समय रहेगा उसको 1 घंटे में गिन लिया जाता है 1 आवर्स में, लेकिन 30 मिनट से कम को इग्नोर कर दिया जाता है। ठीक है, यानी कि 30 मिनट या उससे अधिक को 1 घंटे में गिन लिया जाता है ओवर टाइम के केस में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। व्हाट क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड फॉर अ पर्सन टू बी अपॉइंट एज अ कॉम्पिटेंट पर्सन अंडर रेगुलेशन 179? क्या दिया हुआ है रेगुलेशन 179 में? एग्जामिनेशन क्या है, मेंटेनेंस एंड एग्जामिनेशन ऑफ सेफ्टी लैंप कुछ करके है। तो बोल रहा है उसमें क्या होता है, कॉम्पिटेंट पर्सन को अपॉइंट किया जाता है, उसका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। देखिए ये जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है ये वही कॉम्पिटेंट पर्सन है लैंप चेकर जो सर्टिफिकेट मिलता था पहले रेगुलेशन नंबर जो पहले रेगुलेशन जो था हम लोग का 1957 वाला, तो लैंप चेकर का सर्टिफिकेट मिलता था, अब वो सिस्टम हट गया है, ओनली कॉम्पिटेंट पर्सन कहा गया है उसको। तो पूछ रहा है कि क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए उसकी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, होल्डर मैनेजर ओवरमैन और गैस स्टेशन सर्टिफिकेट, ये रटना है आपको। ठीक है, क्या करता है जो लैंप चेकर होता है कॉम्पिटेंट पर्सन, वो माइंस में सेफ्टी लैंप को इशू करने से पहले उसकी जांच करता है और लेने से पहले भी जांच करता है, पूरा डाटा उसका लैंप चेकर वाला जो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है वही रखता है। व्हाट शुड अ पर्सन डू इफ दे फाइंड देयर सेफ्टी लैंप टू बी डिफेक्टिव ड्यूरिंग यूज? तो यूज़ के दौरान सेफ्टी लैंप क्या डिफेक्टिव पाता है अगर कोई पर्सन, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इमीडिएटली एक्सटिंग्विश द फ्लेम एंड रिपोर्ट टू सुपीरियर। देखिए क्या करेगा, कोई व्यक्ति अगर सेफ्टी लैंप को डिफेक्टिव हालत में पाता है तो क्या करेगा, उसकी लो को उसकी फ्लेम को इमीडिएटली यानी कि तुरंत सावधानीपूर्वक बुझाएगा और उसका रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिशियल को देगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। इसी प्रकार से रेगुलेशन में भी लिखा हुआ है, तो एकदम यही आपको राइट आंसर मारना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एक्सप्लिसिटली प्रोहिबिटेड इन रेगुलेशन 184 रिगार्डिंग सेफ्टी लैंप? तो सेफ्टी लैंप के संबंध में रेगुलेशन 180(4) में स्पष्ट रूप से क्या प्रतिबंधित है? क्या प्रतिबंधित है भाई? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनऑथराइज्ड जो पर्सन है टेकिंग गिविंग आउट सेफ्टी लैंप फ्रॉम सेफ्टी रूम, यानी कि जो अनऑथराइज्ड व्यक्ति द्वारा सेफ्टी लैंप रूम में सेफ्टी लैंप को लेना देना क्या है, प्रोहिबिटेड है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कोई अनऑथराइज्ड व्यक्ति सेफ्टी लैंप रूम में न सेफ्टी लैंप लेगा और नहीं देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर रेगुलेशन 180(15) व्हाट रिस्ट्रिक्शन इज प्लेस्ड ऑन द यूज ऑफ रिपेयर पार्ट इन सेफ्टी लैंप? रेगुलेशन 180(15) के अंतर्गत सेफ्टी लैंप के मरम्मत किए गए भागों के उपयोग पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी, रिपेयर्ड पार्ट आर नॉट परमिटेड टू बी यूज एट ऑल, मतलब जो रिपेयर्ड पार्ट है उसका यूज दोबारा नहीं किया जाएगा। ठीक है, अनुमति नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हो जाता है। तो चलिए फिर यहाँ से क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी आप लोग माइनिंग प्लस हमारे यूट्यूब चैनल को क्या करिए, सब्सक्राइब करिए और माइनिंग प्लस ऐप को आप लोग इंस्टॉल करिए। वहाँ पे जाइए और आपको माइनिंग की जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो इंडिया में होता है सबका तैयारी कराया जाता है वहाँ यहाँ पे। ठीक है, तो डाउनलोड करिए माइनिंग प्लस ऐप और इसी तरह से सपोर्ट बनाए रखिए, हमारे वीडियो को वॉच करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।